वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिकल एजुकेटर्स। तो हम आपको डी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहे थे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अभी इस सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 60 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अभी। तो पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 क्या है देखिए। 31 में दिया है IUPAC नेम, एक कंपाउंड दिया है, उसका IUPAC नेम क्या है वो लिखने के लिए हमें बोला है। तो पहले कंपाउंड का स्ट्रक्चर हम बना देते हैं। ये कंपाउंड दिया है और इसका IUPAC नेम क्या है बोला है। तो जितना भी ऑप्शन है सब ऑप्शन गलत है, इतना आप याद रखिए। इसको अगर हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो 1 2 ये हो गया 3, ये 4 5 6 7 8 मेंबर चेन बन रहा है और 2 पोजीशन में एक मिथाइल, 4 पोजीशन में एक इथाइल और 7 पोजीशन में एक मिथाइल लगा है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 2,7 डाई मिथाइल, मिथाइल 2 4 इथाइल ऑक्टेन, 2,7 डाई मिथाइल 4 इथाइल ऑक्टेन होगा इसका नाम। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। 32 नंबर क्वेश्चन में लिखा है एमिनो एसिड्स विथ OH ग्रुप। क्या क्या रहता है OH ग्रुप के साथ? सी ऑप्शन होगा आंसर, सेराइन एंड थ्रियोनाइन, सेराइन एंड थ्रियोनाइन। ठीक है, क्योंकि सेराइन में क्या रहता है, SaCH2OH ग्रुप रहता है और थ्रियोनाइन में ऐसे एक ग्रुप रहता है CH3OH। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद आएंगे 33 नंबर क्वेश्चन पे। 33 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि इन अकॉर्डिंग्स विद सीक्वेंस रूल करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप। तो प्रायोरिटी में क्या होता है, सबसे आगे आता है COH, उसके बाद आता है CH2CH2, उसके बाद आएगा CH2CH, CH2 और फाइनली कौन आएगा, CH2CH3। और ये मेरा ए ऑप्शन है, ये मेरा ए ऑप्शन। ठीक है, तो आंसर हो गया क्या, ए ऑप्शन। तो आप फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो 34 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है आपके पास? तो क्वेश्चन होगा, अगर क्वेश्चन नहीं है तो इस वीडियो के लिंक में हमने DU का 2013 से 18 तक का क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, और 19 का टेलीग्राम ग्रुप में हमने सेंड कर दिया है, नहीं तो आप लोगों को मिल ही जाएगा। उसके बाद चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। तो 34 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, द फिंगरप्रिंट रीजियन ऑफ एन IR स्पेक्ट्रम व्हिच इज कैरेक्टरिस्टिक फॉर ईच इंडिविजुअल कंपाउंड इज बिटवीन। तो फिंगरप्रिंट रीजियन क्या रहता है, B 1400 टू 900 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में रहता है। तो ये होगा मेरा आंसर, जो कि मेरा बी ऑप्शन है। उसके बाद चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। 35 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स वुड बी मोस्ट यूजफुल टू आइडेंटिफाई एंड क्वालिफाई द प्रेजेंस ऑफ नॉन इम्प्यूरिटी इन ए ड्रग सब्सटेंस। तो कौन सा हम यूज करते हैं, HPLC मेथड, HPLC मेथड, जो कि हमारा ए ऑप्शन है। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, Which of the following compound does not observe light in UV visual spectrum? तो आंसर होगा C, क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल हाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होगा देखिए, Cl, ये होगा क्लोरल हाइड्रेट का फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड का प्रेजेंस है क्या, एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये यूवी में क्या नहीं करेगा, ऑब्जर्व नहीं करेगा। ठीक है, तो कुछ स्पेक्ट्रम यूवी दिखाएगा नहीं। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि विक्टर मेयर टेस्ट इज यूज फॉर कंफर्मेशन ऑफ, क्या होगा, बी आंसर, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल के लिए विक्टर मेयर मेथड यूज करते हैं। आप ये पढ़ के, मतलब बहुत पहले से आप ये पढ़ रहे होंगे। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन
यहां तक लिख लीजिए, उसके बाद 38 पे जाएंगे हम। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए। 38 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि क्या दिया है, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इन आईआर फॉर साइक्लोपेंटानोन एंड साइक्लोहेक्सानोन। तो एक साइक्लोपेंटानोन दिया है और एक साइक्लोहेक्सानोन दिया है, आया ना। और बोला है कि इनका आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। तो देखिए साइक्लोहेक्सानोन है, दोनों में प्लस आई इफेक्ट है, पर इधर प्लस आई इफेक्ट क्या है, ज्यादा है, इधर प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है। अगर प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, अगर प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो कार्बोनिल स्ट्रेचिंग क्या होगा, कार्बोनिल स्ट्रेचिंग कम होगा। अगर प्लस आई ज्यादा होगा तो कार्बोनिल स्ट्रेचिंग क्या होगा, लेस होगा। कार्बोनिल स्ट्रेचिंग क्या होगा, लेस होगा, क्योंकि ये जो C डबल बॉन्ड O है उसका क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रेंथ कम जाएगा, मतलब इसको स्ट्रेच करने में कम फ्रीक्वेंसी का जरूरत होगा। तो मेरा बी ऑप्शन होगा आंसर, जिसमें दिया है साइक्लोपेंटानोन जो ये वाला है उसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1745 सेंटीमीटर इनवर्स, और साइक्लो हेक्सानोन का दिया है 1715 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये हो गया मेरा 38 नंबर। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे। तो 39 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए। 39 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि एन एसिड हैज के वैल्यू दे दिया है और पी के कितना होगा। के अगर दिया है 10⁻⁷ तो पी के क्या होता है, माइनस लॉग के, इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, माइनस लॉग 10⁻⁷ इक्वल टू 7 लॉग 10 हो जाएगा, जिसका वैल्यू आ जाएगा 7। तो पी के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, जो कि मेरा कौन सा ऑप्शन है, जो कि मेरा ए ऑप्शन है, जो कि मेरा ए ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन में भी पढ़ लीजिए आप। 40 नंबर क्वेश्चन में दिया है मेजर प्रोडक्ट दैट वुड बी फॉर्म व्हेन 2 ब्रोमोहेक्सेन अंडरगोज E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। तो देखते हैं क्या होगा। E1 एलिमिनेशन हो रहा है किसका, 2 ब्रोमोहेक्सेन का। ठीक है, तो 2 ब्रोमोहेक्सेन मतलब क्या होगा, पहले हेक्सेन लिख देंगे, 4 5 6। तो ये हो गया मेरा क्या, हेक्सेन, और सेकंड पोजीशन में क्या बोला है, ब्रोमीन लगा है, तो 2 ब्रोमोहेक्सेन। तो E1 रिएक्शन में क्या होता है, E1 रिएक्शन में क्या होता है बोलिए, पहले ये निकल जाएगा H है, CH प्लस हो गया, इधर CH। तो आइदर यहां से एक H का एलिमिनेशन होगा और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, नहीं तो इस कार्बन से एलिमिनेशन होकर डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक होगा। पर देखिए अगर ये वाला डबल बॉन्ड बना तो हाईली सब्स्टिट्यूटेड क्या फॉर्म करेगा, अल्किन फॉर्म करेगा, जो कि मेजर प्रोडक्ट रहता है। ठीक है, तो अगर इसको हम एलिमिनेट करवा दिए तो क्या हो जाएगा, CH3, ये लिख देंगे CH2 लिख सकते हैं इसको, C यहाँ पे H है, डबल बॉन्ड C H रह गया, इधर रह जाएगा कौन, CH3, इधर रह जाएगा मेरा CH3। ठीक है, तो ये वो फॉर्म करेगा। तो ये कौन सा फॉर्म है देखिए, 2 बल्कियर ग्रुप हैं, एक इधर है एक इधर है, मतलब इसको क्या बोलेंगे हम, ई अल्किन बोलेंगे। तो हम बोल सकते हैं E2 हेक्सिन, हमें इसे बोल सकते हैं E2 हेक्सिन, हम इसे बोल सकते हैं। तो मेरा आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, आंसर हो जाएगा मेरा सी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद 41 नंबर दिया है क्या, 41 नंबर पे दिया है वेंडर वाल इक्वेशन फॉर n मोल्स ऑफ गैस क्या होता है, P प्लस AN²/V² इंटू V माइनस NB इक्वल टू nRT। ये होता है वेंडर वाल इक्वेशन, जो मेरा डी ऑप्शन दिया है, नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है, अभी चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे। तो 42 नंबर क्वेश्चन में दिया है विथ राइज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, विस्कोसिटी ऑफ गैस क्या होता है और लिक्विड क्या होता है। तो विस्कोसिटी किसका किसका दिया है, गैस का, और एक दिया है लिक्विड का। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीज होता है और लिक्विड क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो मेरा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। उसके बाद चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे। 43 नंबर क्वेश्चन पे दिया है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस पोजेसिंग वेलोसिटीज इन ए गिवन रेंज डिपेंड्स ऑन। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आएगा, उसका फॉर्मूला क्या होता था, dnb/n। ये होता है क्या, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस पोजेसिंग ए वेलोसिटी भी होता है, उसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू, और 4/√π लिख दीजिए, 4/√π इंटू m/2RT⁴ इंटू v² इंटू e⁻mv²/2RT, RT इंटू dv, RT इंटू क्या होता है, dv होता है। तो ये होता है उसका फॉर्मूला, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ये जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा या नहीं, कर सकता है। तो वही मेरा बी ऑप्शन में दिया है टेम्परेचर, जो कि मेरा आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे। 44 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, क्या दिया है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज 273.16 केल्विन, व्हाट विल बी इट्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल बी इट्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता है कि अगर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, केल्विन से अगर हम 273.15 माइनस कर दें तो हमें डिग्री सेल्सियस में मिल जाता है। तो इधर कितना दिया है, 273.16 केल्विन दिया है, तो माइनस कर देंगे, इक्वल टू हो जाएगा 0.01, 0.01 हो जाएगा। ठीक है, तो 0.01 किस में आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर बी ऑप्शन होगा, मेरा आंसर बी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो हो गया 44 नंबर तक। उसके बाद हम चलते हैं 45 नंबर। तो 45 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, पढ़ लीजिए। 45 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि A system A is 1 mole of ice at -10 degree Celsius and system B is 1 mole of supercooled water at -10 degree Celsius. Choose correct statement. तो correct statement क्या होगा, correct statement मेरा होगा B ऑप्शन। correct statement क्या होगा मेरा, B ऑप्शन, जिसमें दिया है AH greater free energy देन बी, ए हैज ग्रेटर फ्री एनर्जी देन बी। तो उसमें क्या होता है, जो सुपर कूल्ड वाटर रहता है वो मेटास्टेबल स्टेट रहता है। तो अगर कोई मेटास्टेबल स्टेट है, उसको क्या करना है, स्टेबिलिटी गेन करना है, तो उसका क्या होता है, वो फ्री एनर्जी में डिक्रीज होता है। ठीक है, सुपर कूल्ड लिक्विड क्या होता है, मेटास्टेबल स्टेट होता है। तो मेटास्टेबल स्टेट जनरली क्या रहता है, अनस्टेबल रहता है। तो वो क्या करता है, फ्री एनर्जी कुछ क्या करेगा, फ्री एनर्जी कुछ डिक्रीज करेगा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आएगा 46 नंबर। 46 नंबर में क्या दिया है, 46 नंबर में दिया है कि रिवर्स ऑस्मोसिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या है, डी ऑप्शन होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। उसके बाद आएगा 47, उसके बाद आएगा 47 में लिखा है कि ए गैस एट 0.1 atm प्रेशर इज एनक्लोज इन ए सिलेंडर फिटेड विथ ए weightless frictionless piston and cylinder is placed
in the surrounding where pressure is 1 atm in the spontaneous process that occurs isothermally, क्या होगा वो पूछा है। तो आंसर होगा मेरा बी ऑप्शन क्या दिया है, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस, एंड अगर सिस्टम का डिक्रीज हो रहा है तो सराउंडिंग का क्या होगा, इंक्रीज होगा। सिस्टम का डिक्रीज हो रहा है तो सराउंडिंग का इंक्रीज होगा। ठीक है, उसके बाद आएगा 48 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद आएगा क्या, 48 नंबर क्वेश्चन। तो 48 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि क्या दिया है कि मीन वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आर अप्रोक्सीमेटली इन द रेशियो। इनका रेशियो क्या होगा वो पूछा है। तो मीन वेलोसिटी मतलब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, 8RT/πm का रूट ओवर, आया ना। वैसे ही मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होता है, 2RT/m का रूट ओवर, और RMS क्या होता है, 3RT/m का रूट ओवर। क्या ठीक है, सबको पता है ये। m होता है क्या, मोलर मास ऑफ द गैस, t होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, r होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो इनका अगर रेशियो कर दें तो ये हो जाएगा रेशियो, जो कि मेरा ए ऑप्शन है, 1.13:1:1.23, 1.13:1:1.23। ये तो सब आपको वैल्यू से ही पता चल गया होगा, क्योंकि ये वाला आप +2 से पढ़ते आ रहे होंगे। उसके बाद 49 नंबर पे दिया है क्या, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 49 नंबर पे दिया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफेक्ट डिफरेंशियल। तो कौन होगा, सी ऑप्शन डी क्यू। हीट चेंज परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं रहता, क्यों, ये स्टेट फंक्शन नहीं है, नॉट ए स्टेट फंक्शन। ये अगर स्टेट फंक्शन होता तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल रहता। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन दिया है। 50 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, एक कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम क्या होगा। तो कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम क्या होता है, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम होता है dg एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल टू 0। 50 नंबर, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है, 0 होता है इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है, जो कि मेरा कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। तो नोट डाउन कर लीजिए 50 तक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। उसके बाद हम चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पे। तो 51 नंबर क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है पढ़ लेते हैं। इनर सेल ऑफ ए एल्यूमिनियम एयर बैटरी इज 2.73 वोल्ट, इट इन्वॉल्व्स 12 इलेक्ट्रॉन इन द प्रोसेस, द डेल जी नॉट इन किलो जूल विल बी। तो हम सबको पता है कि डेल जी नॉट होता है -NF इनर्ट सेल। यहाँ पे इनर्ट सेल गिवन है, n का वैल्यू दिया है कितना, 12, ठीक है, और f का वैल्यू आप सबको पता है क्या होता है, 96500, हाँ या ना। ई सेल का वैल्यू क्या होता है, 2.73, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर किस में आएगा, जूल में आएगा। ये किस में है, ये जूल में है। तो इसको अगर किलो जूल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटू 10⁻³ करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, किलो जूल में। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -3161.34 किलो जूल, -3161.34 किलो जूल, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि मेरा डी ऑप्शन है। उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। वहाँ पे दिया है फॉर फास्ट ऑर्डर रिएक्शन, इफ द टाइम टेकन फॉर 50% ऑफ द रिएक्शन इज t सेकेंड, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.99% ऑफ रिएक्शन इच। तो क्या दिया है देखिए, t 50% इक्वल टू दिया है t सेकेंड, समझ में आया। तो
तो मैं बोल सकता हूं कि k इक्वल टू क्या होता है 0.693 बाय टी 50%, हाँ या ना। इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 0.693 बाय टी, समझ में आया। उसके बाद t 99.99% इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, t 99.99% इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 2.303 बाय k log a बाय a माइनस एक्स, ठीक है। तो इसको मैं लिख दिया 2.303 बाय 0.693 बाय टी इंटू लॉग ए का वैल्यू क्या होगा 100 दे दिया, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 99.99, ठीक है। इक्वल टू हो गया क्या 2.303 बाय 0.693 इंटू टी इंटू लॉग 100 बाय, इसको अगर माइनस किया तो क्या हो जाएगा 0.01, ठीक है। तो इक्वल टू अगर सॉल्व किया तो हो जाएगा 2.303 बाय 0.693 इंटू टी इंटू क्या हो जाएगा 10⁴, लॉग 10⁴ क्या होता है 4। तो आंसर आ जाएगा इसका 13.28 टाइम्स टी। तो ये होगा इसका एक्चुअल आंसर कि 13.28 टाइम्स टी होता है, इसका एक्चुअल आंसर ये होता है। पर ऑप्शन में तो दिया नहीं है, तो ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो आपको अगर क्वेश्चन को सॉल्व करके भी आना है, क्वेश्चन को सॉल्व करके भी आना है, तो इसके आसपास जो टाइम दिया होगा, इसके आसपास जो टाइम दिया होगा वो वाला ऑप्शन आप मानना। तो इसके आसपास कौन सा दिया है 10t दिया है, तो आप आंसर किसको मार के आओगे 10t को मार के आओगे, जो मेरा बी ऑप्शन है, जो मेरा क्या ऑप्शन है बी ऑप्शन है, ठीक है। आंसर तो दिया नहीं है तो आप छोड़ के मत आना, उसको अटेम्प्ट करके आना। अगर ग्रेस मिलेगा तो मिलेगा, अगर नहीं भी मिला तो इसके आसपास वाला ऑप्शन ही आंसर में होगा। तो 52 नंबर हमारा खत्म हुआ। अभी हम चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पे। तो 53 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है देखिए। 53 नंबर क्वेश्चन दिया है कि इफ e टू द पावर अल्फा x इज एन आइजन फंक्शन एंड dn by dxn इज एन आइजन ऑपरेटर, देन आइजन वैल्यू विल बी। तो हम क्या करेंगे 53 नंबर में dn by dxn ऑफ e टू द पावर अल्फा x करेंगे, ठीक है। उसका वैल्यू होगा, वहां से हम आइजन वैल्यू निकालेंगे। तो एक एग्जांपल देख लीजिए, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ई टू पर अल्फा एक्स अगर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू पर अल्फा एक्स इक्वल टू क्या होता है अल्फा ई टू पावर अल्फा एक्स, हाँ या ना। ये हो गया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो गया अल्फा ई टू पावर अल्फा एक्स। अल्फा तो कांस्टेंट है तो इसको फिर से कर दिया तो अल्फा स्क्वायर ई टू पावर अल्फा एक्स आ रहा है। तो डी एन बाई डी एक्स एन ई टू पावर अल्फा एक्स का वैल्यू कितना आएगा अल्फा टू द पावर एन ई टू पावर अल्फा एक्स, ठीक है। तो आइजन फंक्शन का आपको पता था क्या था, अगर एक ऑपरेटर है आइजन ऑपरेटर ए कैप साई इक्वल टू स्मॉल एल साई अगर होता है, तो ये अगर आइजन फंक्शन है और ये आइजन सॉरी ये आइजन ऑपरेटर है और ये आइजन फंक्शन है, तो इसको बोलते हैं क्या आइजन वैल्यू। तो यहाँ पे आइजन वैल्यू क्या होगा अल्फा टू द पावर एन होगा, अल्फा टू द पावर एन होगा, जो कि मेरा ए ऑप्शन है, जो कि मेरा ए ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम 54 नंबर क्वेश्चन पे। तो 54 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि ए प्रोजेक्टाइल ऑफ मास 1.0 ग्राम इज नोन टू बी विद इन द वेलोसिटी 1 माइक्रोमीटर सेकेंड इनवर्स, कैलकुलेट मिनिमम अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजिशन, ठीक है। और आंसर से मीटर में दिया है। तो मेरा मास क्या दिया है 1.0 ग्राम, ठीक है। उसके बाद मेरा
उसके बाद मेरा क्या दिया है, और वेलोसिटी दिया है 1 माइक्रोमीटर सेकंड इनवर्स। तो इसको हम केजी में कन्वर्ट कर देंगे तो 10⁻³ kg हो जाएगा। इसको अगर हम मीटर सेकंड इनवर्स में कन्वर्ट करें, क्योंकि हमारा आंसर उसमें है तो सबको हमें ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻6 सेकंड इनवर्स। ये आपको मिल गया। ये मास क्या है, इसको m भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि p इक्वल टू क्या होता है, और हम बोल सकते हैं इसको अनसर्टेनिटी इन क्या मोमेंटम डेल्टा p इक्वल टू हम बोल सकते हैं m भी है ना, m भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, और इसको हम डेल्टा v भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि विद इन इतना दिया है, मतलब ये भी अनसर्टेनिटी ही दिया है कि इसके एक रेंज में होगा, ठीक है। तो m डेल्टा v लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये डेल्टा v इक्वल टू 10⁻³ इंटू 10⁻6, तो 10⁻⁹ kg मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद हमें पता है कि हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलता है डेल्टा p इंटू डेल्टा x ग्रेटर देन इक्वल टू 4π, ठीक है। तो दैट इम्प्लाइज क्या हुआ हमारा, दैट इम्प्लाइज क्या हुआ, इक्वल टू हो गया क्या, डेल्टा x हमें मांगा है h/4π डेल्टा p, आया ना। ग्रेटर देन इक्वल टू h की जगह वैल्यू डाल देंगे -34/4 इंटू 3.141 और 14 इंटू 10⁻⁹। ये वैल्यू हम पुट कर दिए, ये वैल्यू हम पुट कर दिए। तो मेरा दैट इम्प्लाइज डेल्टा x क्या हो जाएगा, अगर वैल्यू में सब सॉल्व कर दिया, अगर मैं सब वैल्यू को अगर सॉल्व कर दे रहा हूं तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 5.27 इंटू 10⁻26 मीटर हो जाएगा, 5.27 इंटू 10⁻6 मीटर हो जाएगा। तो मेरा जो डेल्टा x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो सकता है। तो मिनिमम अनसर्टेनिटी कितना होगा, ये मिनिमम अनसर्टेनिटी होगा 5.27 इंटू 10⁻26 मीटर, ठीक है। जो मेरा डी ऑप्शन है, जो मेरा डी ऑप्शन है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अभी हम चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पे। तो 55 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है आप देख लीजिए कि 55 नंबर क्वेश्चन दिया है, इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी बाय व्हाट मैकेनिज्म द सैचुरेशन इफेक्ट इज रिमूव टू मेंटेन पॉपुलेशन डिफरेंस। वो होता है, इफेक्ट का नाम क्या होता है लिख लीजिए, स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन, स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन मैकेनिज्म क्या होता है, यूज होता है सैचुरेशन को रिमूव करने के लिए। उसके बाद 56 नंबर देखिए कि 56 नंबर क्वेश्चन में है कि इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल व्हेन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम व्हाट विल हैपन टू रोटेशनल कांस्टेंट बी। तो रोटेशनल कांस्टेंट बी होता है h/2i, आया ना। तो वो i के साथ क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमें पता है I इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर होता है, I होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं B इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 1/μ हो जाएगा। तो अगर मास बढ़ जाएगा, अगर मास बढ़ जाएगा तो क्या होगा, मास बढ़ गया मतलब इसको रिड्यूस्ड मास, मतलब नॉर्मली अगर मास बढ़ेगा तो रिड्यूस्ड मास भी बढ़ेगा। तो हमारा रोटेशनल कांस्टेंट क्या हो जाएगा, रोटेशनल कांस्टेंट भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो हमें पता है कि md इज ग्रेटर देन क्या होता है, mh होता है, md इज ग्रेटर देन क्या होता है, mh होता है। सो मेरा जो क्वेश्चन दिया है I इंक्रीज करेगा
तो बी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो मेरा आंसर आएगा सी ऑप्शन, मतलब रोटेशनल कांस्टेंट डिक्रीजेस। ठीक है, अभी 57 नंबर देखिए, उसमें दिया है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट बोला है। तो मेरा जो सीपी होता है वो होता है डी क्यू बाय डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर को बोलते हैं क्या, सीपी। ठीक है, तो सीपी क्या होगा, डिपेंड करेगा किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, हाँ या ना। तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, तो टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो मेरा सीपी भी क्या होगा, उसका वैल्यू उसके ऊपर डिपेंड करेगा, हाँ या ना। तो मेरा आंसर होगा सी ऑप्शन, जिसमें दिया है फॉर आइडियल गैस सीपी चेंजेस विथ टेम्परेचर बट नॉट विथ प्रेशर। ठीक है, तो 57 नंबर क्या है, सीपी चेंजेस विथ टेम्परेचर बट नॉट विथ प्रेशर, क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट है सीपी के लिए, एट कांस्टेंट प्रेशर ही सीपी निकलता है, तो प्रेशर के साथ तो कुछ डिपेंडेंट ही नहीं है। उसके बाद 58 नंबर में दिया है ब्राग्स लॉ कैन बी स्टेटेड एज, क्या होता है, एल लैम्ब्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। कितना इजी क्वेश्चन है, देखिए फॉर्मूला ही डायरेक्ट मांग दिया है। इस ईयर में 3-4 तो डायरेक्ट फॉर्मूला से ही क्वेश्चन आ गया है, ये मेरा ए ऑप्शन है। उसके बाद हम 59 नंबर पे आते हैं, उसमें लिखा है कि टू क्लासिफाइड एज नानो स्केल एन ऑब्जेक्ट मस्ट हैव वन डायमेंशन इन द ऑर्डर ऑफ क्या, नानो स्केल में एक रहना चाहिए, मतलब 10⁻⁹ के स्केल में एक रहना चाहिए। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन में दिया है हाउ मेनी फेजेस आर प्रेजेंट इन द रिएक्शन, दिया है कि CaCO3 सॉलिड, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस दिया है, तो कितना फेज है देखिए। इससे अगर आप देखोगे तो आप बोल दोगे एक सॉलिड है और एक गैस है तो 2 होना चाहिए, 2 नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट फेज रहता है, इसका और इसका फेज डिफरेंट रहता है। तो टोटल फेज कितना होगा, 3 फेज रहेगा, एक गैस का फेज रहेगा और सॉलिड का 2 फेज रहेगा। तो आंसर आएगा हमारा 3, जो कि सी ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमारा DU 2014 का सॉल्यूशन खत्म होता है। नेक्स्ट आपको 2013 का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इससे हम क्या करेंगे, 2019 से 2013 तक का हमारा सॉल्यूशन टोटली खत्म हो जाएगा। तो आप एक चीज याद रखिए कि DU के एग्जाम में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का रिपीटेशन होता है, तो अच्छे से ये सब क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको एग्जाम में मार्क्स स्कोर करने के लिए हेल्पफुल होगा। तो हमने तो सब सॉल्व भी करवा दिया है, सिर्फ आपको वीडियो देखना है और इसको प्रैक्टिस करना है, और एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से पढ़िए और अपना ख्याल रखिए।